नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। साथियों, प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही। और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वह राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून और बारिश से जुड़ी खबर हो। इसके अलावा आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, इससे संबंधित खबरें भी हम आपको बताएंगे। संसद का विशेष सत्र भी सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये जो तमाम बड़ी खबरें हैं आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, इसके अलावा लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने एडिटर सूरज पाठक जी के पास में आना चाहूँगा। सूरज पाठक जी, आज की वो बड़ी खबर कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? सूरज जी। हम देख रहे हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 1 जुलाई है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ 1 जुलाई का दिन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वो पहला शहर बन गया है जहां इन नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, ये 3 नए कानून जिस तरह से संशोधन किया गया है, धाराएं बदली गई हैं। धाराओं के परिवर्तन के साथ में इन नए कानूनों को लागू करने के लिए जब देश की संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान जब इन कानूनों को लागू करने की बात कही जा रही थी, तब सदन में कहा गया था कि इससे पूर्व अब तक भारत में जो है दंड संहिता चलती थी, जिसे हम आईपीसी कहते थे, इंडियन पीनल कोड कहते थे। कि भारतीय दंड विधान चलता था, मतलब उसमें दंड देने की बात होती थी कि जो अपराधी है, जो दोषी है, उसे दंड दिया जाए। लेकिन ये बात हुई थी कि अब भारत में दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता लागू होगी, भारतीय न्याय संहिता। और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि अब लोगों को न्याय मिलेगा। इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं और अब जो नए कानून लागू हुए हैं, उन नए कानूनों में ये बात है कि स्पष्ट रूप से कि न्याय देने के लिए है। और न्याय, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख है, इस बात का जिक्र किया जाता है कि न्याय में देर मिलना भी अन्याय के समान ही है। तो शीघ्र न्याय मिले, जल्दी प्रक्रिया पूरी हो, जांच की प्रक्रिया के लिए, चालान पेश करने के लिए, और चालान पेश करने के बाद में उसकी सुनवाई का समय निश्चित किया गया है। और इस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि कानून प्रक्रिया में जिस तरह से विलंब हम देखते हैं कि लगातार विलंब होता रहता है, लोग न्याय के लिए भटकते रहते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन प्रकरण नहीं बदलते। तो इन चीजों को दूर करने के लिए ये न्याय संहिता लागू की गई है। इसमें ये जरूर है कि एक राज्यवार स्थिति का आकलन करें तो हालांकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी थाने जितने हैं उसमें नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां डीएफ की कमी है, जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसकी कमी है। दूसरी तरफ कहीं ट्रेनिंग की स्थिति है कि कुछ राज्यों में ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश इसके लिए पहले से पूरी तरह से तैयार था। मध्य प्रदेश के हर थाने तैयार थे कि जो नए कानून लागू हो रहे हैं, नए प्रावधान लागू हो रहे हैं, उन्हें लागू किया जाए। और उसी के चलते चूंकि तैयारी पहले से थी, तो देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वो पहला शहर बना है जहां नए कानून के तहत रात में 12:05 पर भोपाल के हनुमानगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ 1 जुलाई का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चीज यहाँ देखी जा रही थी कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही थी, और ये बात मुख्यमंत्री ने स्वयं कही थी कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर जिस तरह से चेक पोस्ट हैं, वो चेक पोस्ट पर जो वसूली का एक बात चल रही थी कि वहां पर चेक पोस्ट पर वसूली की जाती है दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ऑपरेटर से,
या जो परिवहन का था उसमें, तो ये बात सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही या मध्य प्रदेश से जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो ट्रक ऑपरेटर की एक समस्या थी। इसको लेकर के कई बार मांग उठाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को संज्ञान में लिया, कैबिनेट में प्रस्ताव आया और कैबिनेट में भी इस पर चर्चा हुई और उसके बाद में जमीनी अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। और आज से जो है ये परिवहन चेक पोस्ट जो थे वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ बता दूं कि अब इसको लेकर के जो बात सामने आ रही है कि नए तरह का जो पहले क्योंकि मैनुअल हुआ करता था तो इसमें वसूली के आरोप लगते थे, लेकिन अब जो है ये दूसरे राज्यों से आने वाले जो वाहन हैं उन्हें अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब जो मॉडल गुजरात मॉडल है वो मॉडल लागू किया गया है। और यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 26 जिले हैं मध्य प्रदेश के, जो सीमावर्ती जिले हैं, इनमें 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनने की बात है और जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा वो ह्यूमन लेस होगी और ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे सारी चीजें चलेंगी। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि 1 जुलाई और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि संज्ञान में है कि पूर्व में जो सत्र आहूत किया गया था उसमें पूर्ण बजट का प्रावधान नहीं कर पाए थे, क्योंकि चुनावों का मौसम था, आचार संहिता लगने वाली थी। तो ये जो सत्र है, मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस सत्र में कुल 4,287 प्रश्न आए हैं और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर के, तो जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उन्होंने सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 जुलाई को उस पर चर्चा की बात रखी गई थी, प्रश्नकाल में उस प्रश्न को शामिल किया गया था नर्सिंग घोटाले से और सरकार ने 3 जुलाई को ही बजट रख लिया है ताकि उस विषय पर चर्चा ना हो सके। इस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार नर्सिंग घोटाले के मामले पर चर्चा से बच रही है और इसी कारण 3 तारीख को चूंकि वह प्रश्न रखा गया था और 3 तारीख को सरकार ने बजट रख लिया तो उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियों की बात है, सरकार अपनी प्लानिंग की बात को लेकर के है, सदन में उपस्थित है, दूसरी तरफ यहाँ देखने वाली बात यह कि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है और सदन के अंदर क्योंकि ये देखा जाता है कि विपक्ष के द्वारा जो प्रश्न लगाए जाते हैं, विपक्षी विधायकों के द्वारा ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी जाती हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो मध्य प्रदेश की माली हालत है, मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक तरफ जहां लगभग 3,72,000 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश के माथे पर, दूसरी तरफ 88,543 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की और बात कही जा रही है। तो कर्ज को लेकर के, मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के विपक्ष ने मांग की है, मतलब संभावना है क्योंकि विपक्ष रणनीति बना रहा है और सदन के अंदर विपक्ष जो है सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग कर सकता है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर के, कर्ज की स्थिति को लेकर के तमाम उस संबंध में चीजें जो हैं वो स्पष्ट की जाए और श्वेत पत्र सरकार जारी करे। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अधोसंरचना विकास पर और पूंजीगत निवेश पर जोर दे रही है और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में लगभग 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने जो केंद्र को नोटिस भेजा था और वहां से प्रस्ताव भेजा था और उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने के बाद में मध्य प्रदेश को आरबीआई से लोन की अनुमति हो गई थी। यहाँ दूसरी तरफ ये भी बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश का जो करों का हिस्सा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो करों के हिस्से में बढ़ोतरी की जानी है और साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अनुमान है कि जो बजट आ रहा है इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा का अधोसंरचना विकास के लिए और पूंजीगत निवेश के लिए सरकार इसमें प्रावधान कर सकती है, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो विकास की स्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम तरह की चीजों को लेकर के, रोजगार को लेकर के
जो बात की जा रही है सरकार के द्वारा कि स्वरोजगार के अवसर यहाँ सृजित किए जाएं, तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी हो सकता है कि विधानसभा के सत्र के दौरान हमें देखने मिले। बिल्कुल। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो है मन की बात का 111वां एपिसोड था और 111वें संस्करण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तरफ जहां उन्होंने चुनाव को लेकर के कहा है कि देश की जनता जो है, देश की जनता ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा जताया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि देश की जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और संविधान पर अटूट विश्वास है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एक पेड़ अपने नाम लगाने की बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति संरक्षण की बात हो रही, तो यहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा है कि एक पेड़ अपने नाम लगाइएगा, अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। हालांकि मैं बता दूं, यहाँ एक और बात उल्लेखनीय रही है कि जो आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी है उसका उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने ये भी बात कही है कि विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ में इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला, उसका जिक्र उन्होंने किया है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये भी बात कही जा रही कि एक मखौल जैसी बात उन्होंने विनोद जैसी बात उन्होंने कही। दूसरी तरफ यहाँ मैं बात कहूं, हालांकि पीएम मोदी के मन की बात को लेकर के कांग्रेस ने आलोचना की और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जनहित के मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि जनहित की बात की जानी थी और वर्तमान में देश में जो घटनाएं चल रही हैं उन घटनाओं का जिक्र किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जो एनसीपी शरद पवार वाली एनसीपी है, उन्होंने महाराष्ट्र में किसी एक नेता के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने की बात को अभी नकार दिया है कि कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा और उस बात को उन्होंने खारिज कर दिया कि कोई भी उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जो यूबीटी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, तो उसमें जो सांसद है संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी के साथ सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की थी उन्होंने, और उसके बाद में शरद पवार ने कहा कि हमारा जो अलायंस है वो अलायंस कलेक्टिव फेस रहेगा, इसमें कोई शख्स सीएम पद का चेहरा नहीं बनेगा और सामूहिक नेतृत्व ही के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा और वही चुनाव लड़ने का फार्मूला होगा। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हम देखते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ इस बात की संभावना है कि इस बार जो है महाविकास अघाड़ी जब चुनाव लड़ेगा तो उसमें मुझे संभावना नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा या किसी को मुख्यमंत्री पद का वो बना करके दिया जाएगा। दूसरे मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जो चीजें देखी हैं कि तमाम तरह की चीजें संविधान को लेकर के चुनाव केंद्रित रहा है, संविधान की प्रति लहराई गई है और अब मध्य प्रदेश में सभी 230 विधायकों को पत्र लिखे गए हैं विधानसभा सचिवालय के द्वारा कि पुस्तकालय में संविधान की प्रति है जो सभी विधायक जाकर के ले लें और इसको एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है कि ये सामान्य प्रक्रिया हर 5 साल में विधायकों को संविधान की प्रति दी जाती है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यह सत्र आहूत हो रहा है और उस सत्र में संविधान की प्रति बांटे जाने को लेकर सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। ज्ञानेश जी, वो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है जो आज अखबारों में छपी है और चर्चा का विषय रही है? देखिए मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि कल जो है उत्तर प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया। आपको बता दूं कि इससे पहले दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार मिलना था, लेकिन कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से उनको जो है चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला और अब जो नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो मनोज कुमार सिंह। आपको बता दूं कि मनोज कुमार सिंह के पास में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण जो है वो विभाग है उनके पास। वो 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं मनोज कुमार जी, और मनोज कुमार को यूपी का जो है कल नया सेक्रेटरी बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी। बता दूं कि दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार जो है कह रहे थे कि शायद उनको सेवा विस्तार दिया जाए, लेकिन क्या कारण रहा है कि आखिर में उनको चौथी बार सेवा विस्तार नहीं दिया गया।
और दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने पर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्णय लिया और मनोज कुमार सिंह को नया जो है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का बनाया गया। ये आदेश कल जारी हुआ और कल बता दूं हालांकि संडे था, रविवार था, उसके बावजूद भी मनोज कुमार सिंह ने जो है कार्यभार ग्रहण किया। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और आईआईडीसी दोनों होंगे। वहीं बता दूं मनीष जी की कल जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अफसरों के साथ में बैठक की और कांवड़ यात्रा को लेकर सीनियर अफसरों के साथ में उन्होंने बैठक की। जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, रक्षाबंधन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कांवड़ यात्रा के मार्गों की पूर्व निगरानी के लिए वो होगी चर्चा, जिस पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष नजर रखने की तैयारी और विशेष जंक्शन पॉइंट संवेदनशील स्थानों को लेकर मंथन किया गया। आपको बता दूं कि इस मीटिंग में एसीएस, होम और डीजी जो है उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, एसीएस 2 और सीएम एसपी गोयल, पीएस 2 सीएम पीएस सूचना संजय प्रसाद, अन्य सभी जो है जिला अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। वहीं मैं बता दूं मनीष जी की जो है उसमें आईएएस की डीपीसी होनी थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 और 92 बैच के अधिकारियों को सेवा के सर्वोच्च स्केल पर प्रोन्नत बैठक कल लोक भवन में ये भी संपन्न और इनमें आईएएस अफसर हैं जिनकी डीपीसी हुई लगभग 7 आईएएस वरिष्ठ अफसर, जिनमें आईएएस कामरान रिजवी हैं और आईएएस नवोदिता शुक्ला है, आईएएस एल ईश्वर लू, आईएएस बाबूलाल मीणा और आईएएस राजेश कुमार सिंह, वहीं आईएएस नरेंद्र कुमार और आईएएस अनुराग श्रीवास्तव, ये 7 वरिष्ठ आईएएस हैं जिनकी डीपीसी कल जो है संपन्न हुई। वहीं मैं बात करूंगा कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार या एसपी और जो डीएम फोन नहीं उठाते उसको लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन अधिकारियों को सचेत करते रहते हैं। बता दूं कि कल जो है योगी आदित्यनाथ ने अपने जनता दर्शन किए और कल रविवार होने के बावजूद उन्होंने जनता दर्शन किए और उसमें जो है सैकड़ों फरियादों ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखी और फरियादों के पास जो स्वयं पहुंचे और समस्याएं सुनी। सर्वाधिक अगर हम बात करें तो जो शिकायतें हैं वो शाहजहांपुर से आई हैं। इनमें अधिकांश शिकायतें जमीन और कब्जे को लेकर, पैमाइश को लेकर। आपको बता दूं मनीष जी की लगातार उत्तर प्रदेश में जो गरीब व्यक्ति जमीनें जो दबंग भूमाफिया कब्जा करते हैं, इसको योगी आदित्यनाथ से सुना उन्होंने अफसरों के भी काफी नाराजगी भी दिखाई, आदेश दिया कि ऐसे अफसर सुन लें कि यहाँ तक जो है वो पीड़ित ना पहुंचे, वो जिले डीएम और एसपी सुनवाई करके उसका निस्तारण कराए। बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। और उत्तराखंड से हमारे स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी भी जुड़े हैं, शायद सफर कर रहे हैं, सफर में प्रेस वार्ता। महेश जी, उत्तराखंड की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस तो बनी है लेकिन टेलीविजन की दुनिया में भी बहस का हिस्सा रही है, क्या है कुछ अपडेट बताइए। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि 11वां मन की बात कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना तो उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, चाहे वो माँ के नाम से लगाए चाहे पृथ्वी के नाम से लगाए। तो उनके संकल्प के साथ में उन्होंने जैसे मन की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर हम लोग कम से कम 5 फुट यहाँ पेड़ की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, वो सरकारी हो चाहे वो सरकारी हो, लेकिन उसकी पेड़ों की जो व्यवस्था है वो वहाँ की जाएगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं मसूरी में भारी बारिश होने के कारण वहाँ पर सड़कों पर मलबा आ गया था, यातायात बाधित रहा, लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे यातायात बाधित रहा। उसके बाद आपको बता दूं कि हरिद्वार में गंगा जी के अंदर कल आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल चल रही थी जिसमें कार और बस बह रही थी, तो उन्हें एसडीआरएफ के माध्यम से वो कार बाहर निकाल ली। तो ऐसी कारें थी लगभग वो 1 दर्जन के आसपास थी। तो साथ ही बता दूं कि बिनसर जो अग्निकांड में पीआरडी के जवान दिल्ली के एम्स में जिनका उपचार कर रहा था वो कल अपनी अंतिम सांसें उन्होंने एम्स में ली है। वो बड़ी दिक्कतों की संख्या 6 हो गई है, तो सरकार ने उसका दुख जताया है। तो साथ ही आपको बता दूं कोटद्वार पौड़ी हाईवे जो है वहाँ पर मलबा आ गया था और एक व्यक्ति वहां पर दब गया था, उसका शव बरामद कर लिया गया है और यातायात बहाल कर दिया गया है।
तो मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने की फिल्मी अंदाज में बिल्कुल 20 राउंड उन्होंने वहां पर फायरिंग की है और उससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो पुलिस ने वहां के जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा थे वहां से वो उठा लिया और लोगों को उनके आरोपी जो है उनकी तलाश जारी कर दी है। तो आपको एक बात बता दूं, केदारनाथ से संबंधित एक बड़ी खबर है। चौराबाड़ी क्षेत्र में ग्लेशियर का काफी बड़ा हिस्सा टूट गया था, जो वहाँ गुबार एक जगह पड़ती है वहां पर समा गया है, मतलब ये कि घाटी में वो समा गया है। यात्रियों ने अपने कैमरे में ये घटना कैद की है और ये वायरल चल रही है, जिसे लोग बाहर का बता रहे हैं, लेकिन बेसिकली केदारनाथ उत्तराखंड का ही ये वीडियो है। मानसून सत्र के लिए कालसी कोटा एक जो मोटर मार्ग है तो वहां पर अभी तो अक्सर हो जाता है। वहां पर अब पीडब्ल्यूडी ने बड़ी तैयारी कर ली है। 22 जेसीबी इन्होंने पूरे मार्ग के लिए लगा दी गई है ताकि यातायात किसी तरीके से बाधित ना हो। आपको एक और बात बता देता हूँ, रूसी क्षेत्र की एक बड़ी खबर आई है। दादा के साथ पोता जो है वो कार्ड बांटने जा रहा था, तो वहाँ बीच में ही कार्ड बांटने को लेकर के जैसे बागपुर के आसपास की घटना है, वहाँ रेलवे अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी और वो घायल हो गई। उनका सरकारी अस्पताल में भर्ती इलाज चल रहा है। आपको एक और बहुत बड़ी खबर यहाँ पे है उत्तराखंड से, जो उन्नयन योजना के तहत 5 जुलाई में जो खिलाड़ियों का चयन होगा, हर माह उनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि जो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार यहाँ पे किया है, और इसमें जो बच्चों की जो है 8 से 14 साल के बच्चे रहेंगे और 150 बालक और बालिकाओं को ये चयन किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी का आरक्षण एक्ट में बदलाव कर अब नियमावली के लिए संशोधन की बात कही जा रही है। इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद सभासद, वार्ड मेंबर तक की सीटों में इसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि आज छुट्टियां खत्म हो गई हैं। जो महानिदेशक एजुकेशन है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बच्चों को अब स्कूल जाना पड़ेगा और वहां पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सिपाही के लिए जो मेडिकल सुनाई की बात चल रही थी, न्यूज क्रिमिनल लॉ जो बनाया गया है नया वाला, उसमें पुलिस की कामकाज में ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं जो एक स्तर पर विशेष अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत जुड़ी है। इसी में यह है थानेदार की एक तरीके से जो मजहबी मजबूरी मानी जाएगी और उसी का भी व्यवस्था बनाई जाने के प्रयास इस न्यू क्रिमिनल लॉ में किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है महेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय हो चला है, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि साथियों, आज हमने प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में वो हर बड़ी से बड़ी खबरें और छोटी से छोटी खबरें जानी जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।